क्या है नई गठित कांग्रेस कमेटी का जातीय समीकरण? उत्तराखंड की राजनीति में फोटो और फोटोग्राफर का क्यों कद बढ़ने वाला है? 25 सालों का ये कैसा हासिल है जिसमें नेता जश्न में व्यस्त हैं और जनता जंगली जानवरों से अपनी जान बचाती फिर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव। एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर पहाड़ से चुने गए प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए दहाड़ने वाले प्रतिनिधियों के तौर पर जाना जाता था। राज्य बनने के 25 साल बाद हमारे विधायकों की स्थिति कैसी हो गई है, उसका एक नमूना हम आपको 10 सालों से सत्ता की मौज काट रही भाजपा के विधायकों के हाल से समझाने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की 2 यात्रा कर चुके हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का हर नेता उनके साथ अपनी तस्वीर का सपना संजो कर रखता है। पर क्या आप यकीन करेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन पर उनके साथ फोटो छोड़िए, भाजपा विधायकों को उनकी छाया तक नसीब नहीं हो पा रही है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि प्रधानमंत्री खुद फोटो खिंचवाने के खूब शौकीन हैं। इसके बावजूद भाजपा विधायक को अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर के लिए बार बार जलालत सहनी पड़ रही है। हर बार प्रधानमंत्री के स्वागत से पहले एक लंबी सूची आती है जिसमें विधायकों और भाजपा के नेताओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर या तो उन्हें गोली दे दी जाती है या बसों के धक्के खिलाए जाते हैं। फिर चाहे नेता बिशन सिंह चुफाल जैसा सीनियर हो या ब्रजभूषण गैरोला जैसा राज्य आंदोलनकारी नेता ही क्यों न हो। वैसे रजत जयंती के इस जश्न से आई तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। जैसे जश्न के मुख्य मंच पर लगी कुर्सियों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ पुराने कांग्रेसी नेता सुबोध उनियाल की कुर्सी और सारे कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा करने वाले खांटी संघी नेता धन सिंह रावत की कुर्सी के बीच की दूरी बताती है कि उत्तराखंड भाजपा में पुराने कांग्रेसियों का कितना स्कोप है। मंच पर ही लगी कुर्सियों में प्रधानमंत्री से सबसे कम दूरी पर दिखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की कुर्सी भी दिखाती है कि उत्तराखंड भाजपा में किंग मेकर अभी कितना दमखम रखते हैं। मंच के सामने लगी कुर्सियों में पहली पंक्ति में ठुसाठूस बैठे हमारे विधायकों की तस्वीर दिखाती है कि हमारे राज्य के विधायक कितने ताकतवर हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय नेताओं के बच्चों की ये तस्वीर बताती है कि भाजपा कितना परिवारवाद का विरोध करती है। इसके अलावा रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड आई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के दौरान हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये बात किसी से अब छुपी नहीं रही है। वैसे रजत जयंती के कार्यक्रम में हमारे चुने हुए सत्ता पक्ष के नेताओं के हाल देखकर लगता है कि राज्य में अच्छे फोटोग्राफर और वीडियो एडिटर की मांग खूब बढ़ने वाली है। वैसे यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि अपने सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल फोटो के लिए देहरादून में स्ट्रगल कर रहे हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा के भीतर क्या कर रहे हैं। विधानसभा के स्पेशल सेशन में 25 साल बाद वही हुआ जिस डर का जिक्र राज्य गठन के समय से किया जाता था। उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करते समय मैदान पहाड़ की विभाजनकारी राजनीति की बात कही जाती थी। आज 25 साल बाद उत्तराखंड विधानसभा के भीतर मैदान पहाड़ की विभाजनकारी राजनीति का विषय अब गूंजने लगा है। हमारे नेताओं की बदौलत उत्तराखंड राज्य के 25 बरस का हासिल ये रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशने के लिए हमारे नेताओं को मैदानी पहाड़ी की विभाजनकारी राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है। विनोद चमोली, मोहम्मद शहजाद, किशोर उपाध्याय, तिलकराज बेहड़, मुन्ना सिंह चौहान और उमेश कुमार ने जो बहस विधानसभा के भीतर शुरू की है वो राज्य के लिए खतरा है। ये बहस पूरी तरह से अपनी अपनी सीट बचाने के लिए खड़ी की जा रही बहस नजर आती है। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने जिस तरह पहाड़ के विधायकों की चुटकी ली वो पूरी तरह तार्किक है। इसके बावजूद उनकी टिप्पणी राज्य को मजबूत करने से ज्यादा बसपा का राज्य में मजबूत आधार खोजने वाली टिप्पणी है। इसी तरह भाजपा विधायक विनोद चमोली अपनी विधानसभा धर्मपुर में अपने 2 बार के प्रतिद्वंदी दिनेश अग्रवाल के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के भीतर टिकट का कितना खतरा महसूस कर रहे होंगे, इसे आप और हम भी समझ सकते हैं। मुन्ना सिंह चौहान को अभी पंचायत चुनाव में ही झटका मिला है तो उनका इस तरह की बहस खड़ा करना बनता है। किशोर उपाध्याय के टिकट पर भी संकट के काले बादल ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह वो खुद को ठेठ पहाड़ी दिखाना चाहते हैं, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। उमेश कुमार के विषय में भी ये बात किसी से नहीं छुपी कि उनकी राजनीति पहाड़ के विधायकों को चैलेंज किए बिना नहीं चल सकती है। कुल मिलाकर अगर आप इन नेताओं को सुनेंगे तो विधानसभा के भीतर शुरू की गई मैदान पहाड़ की ये विभाजनकारी बहस आपको नेताओं की व्यक्तिगत राजनीति चमकाने से ज्यादा कुछ नहीं लगती है। इस उत्सव, जश्न और फिजूल बहस के बीच जनता के क्या हाल हैं उसकी हमारे नेताओं को कोई फिक्र नहीं है।
हम आपको 9 नवंबर से अब तक जनता के हाल बताते हैं। आप तय कीजिएगा कि नेता सही हैं या गलत। स्क्रीन पर आप मीना देवी की तस्वीर देख रहे हैं। बीते 9 नवंबर की सुबह जब ऊंचे मंचों से भाषणबाजी हो रही थी, तब भालू के हमले से घायल 50 वर्ष की मीना देवी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। क्या रुद्रप्रयाग की रहने वाली मीना देवी ने राज्य बनते समय कभी ये सोचा होगा कि राज्य बनने के 25 साल बाद एक सुबह जब वो घास काटने जाएंगी तो भालू उन पर हमला कर देगा? 9 नवंबर की ही सुबह चमोली की 28 वर्ष की रुचि देवी गांव के पास जंगल में चारा पाती लेने गई थी, जहां उन पर भालू ने हमला कर दिया। राज्य गठन के समय रुचि की उम्र 3 वर्ष रही होगी और मीना की 25 वर्ष की। क्या उन दोनों ने कभी ऐसा सोचा होगा कि हमारा उत्तराखंड ऐसा बनेगा? 9 नवंबर के दिन ही पौड़ी के बगड़ीगाड़ ग्राम सभा में सावित्री देवी पर गुलदार ने हमला बोला। स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उत्तरकाशी जिले के सेंकू गांव का है। बीते मंगलवार को गांव की प्यार देवी को भालू ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। सड़क 5 महीने से बंद है, इसलिए ग्रामीणों को प्यार देवी को डंडी कंडी के सहारे ले जाने के लिए 2 किलोमीटर की पगडंडियां नापने को मजबूर होना पड़ रहा है। बीते गुरुवार को पौड़ी के बगड़ीगाड़ में 65 बरस की रानी देवी घास काटने सुबह 11:30 बजे घर से निकलती हैं। दोपहर 2:30 बजे के समय बाघ का खाया उनका अध खाया शव झाड़ियों में मिलता है। गुलजार की दहशत के चलते इस हफ्ते पोखड़ा ब्लॉक के 12 से ज्यादा स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित है। अब स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें टिहरी के घनसाली विधानसभा के धार गांव के नैलचामी के बुजुर्ग प्रेम सिंह पवार को गांव के लोग डंडी कंडी पर अस्पताल ले जा रहे हैं। ये वीडियो भी इसी हफ्ते का है। धारगांव टिहरी जिले का वो गांव है जिसमें सबसे कम पलायन हुआ है। इसके बावजूद उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं उसे आप रिकॉर्ड में देख रहे हैं। अब आप जरा शिक्षा व्यवस्था का हाल भी इसी हफ्ते के एक वीडियो से देखिए। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में दिखने वाले सज्जन पौड़ी जिले के थैलीसैंण ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल मरोड़ा के गुरुजी बताए जा रहे हैं। सड़क पर ज्ञान की रोशनी की तरफ फैले गुरुजी को देखकर आप शिक्षा व्यवस्था के हाल समझ ही चुके होंगे। शायद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विधानसभा में इसी तरह के सज्जनों की चिंता करते हुए बता रहे थे कि ऋषिकेश में शराब का ठेका खोलना क्यों जरूरी है। बाकी जनता की सरकार को कितनी फिक्र है ये नहीं पता, लेकिन सरकार शराब पीने वालों की पूरी सुरक्षा चाहती है। नशे के जो हाल उत्तराखंड में हो चुके हैं उसमें अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में घर घर शराब पहुंचाने का वादा कर दे तो सरकार वो बना लेगी, तो इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चुनाव की बात चल रही है तो थोड़ा कांग्रेस की तैयारी पर भी नजर डालते हैं। इस बार कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। प्रीतम को प्रचार समिति का अध्यक्ष और डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 27 शहरों में नए पार्टी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई है। अब आप इस बात को कितना ही नापसंद करें, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी जातिगत समीकरण भारतीय राजनीति का मजबूत पक्ष है। कांग्रेस की इस नई टीम में भी इस समीकरण को खोजा जा सकता है। जैसे पिछले 2 बार जब कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकार बनाई है, वो उसने ब्राह्मण ठाकुर और दलितों के वोटों का गणित साध कर बनाई थी। अब अगर आप 2017 और 2022 के चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट परसेंट तो बड़ा है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि कांग्रेस के ब्राह्मण और ठाकुर वोट पर भाजपा ने करीब 25% तक सेंध लगाई है। इसके अलावा एनडी तिवारी ने कांग्रेस के लिए ब्राह्मणों का जो वोट खींचा था अब वो छिटक चुका है। दूसरा, कांग्रेस के पास जो ब्राह्मण नेता थे उनमें अधिकांश अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात यह भी रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले उसके दलित वोटरों ने उसका साथ छोड़ा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक रणनीति के आधार पर यह मान रही है कि राज्य में उसका दलित वोट वापस आएगा और गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत का ब्राह्मण ठाकुर चेहरा सवर्णों के वोट का एक हिस्सा खींच लेकर आएगा। प्रदेश के 27 शहरों में बनाए गए जिलाध्यक्ष में ठाकुर ब्राह्मणों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इसी बात को दर्शाता है और जिलाध्यक्ष पद पर ठाकुरों और ब्राह्मणों का 60% का कॉम्बिनेशन इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। प्रीतम सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने जातिगत बैलेंसिंग की कोशिश तो की है, लेकिन तीनों मुख्य पद पर गढ़वाल कमिश्नरी को देकर वह क्षेत्रीय बैलेंसिंग में कितना सफल होगी ये तो समय ही बताएगा। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस को हरीश रावत फैक्टर नाम की भंचक कितनी लगेगी ये खुद हरीश रावत ही तय करेंगे।